हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ एमसीक्यूज विच आर रिलेटेड टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल्स। राइट, सो यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। क्वेश्चन नंबर 85 में गिवन है हु एंड ऑन विच एनिमल द मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर फर्स्ट कन्फर्म्ड। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के रूल को कंफर्म किया था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये भी देखना है कि इन्होंने यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है वो एनिमल भी मेंशन किया हुआ है कि किस एनिमल पर उन्होंने ये मेंशन किया था। तो देखते हैं, पहला दिस इज द एनिमल और कौन से वो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले तो हमें पता है कि वो 3 साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने मेंडल्स के काम को रीडिस्कवर किया था और रीपब्लिश किया था, वो थे कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और ट्रेसर मार्क। लेकिन यहाँ पर वो तीनों ही साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने प्लांट्स पर काम किया था क्योंकि वो बोटनिस्ट थे। तो यहाँ पर जो अगर आप देखें तो 3 एनिमल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। द वन इज द डॉग, अनदर इज द ग्वेनापी और द थर्ड इज द ड्रोसोफिला। राइट, तो ओइनोथेरा लैमार्कियाना जो कि एक प्लांट है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं कि कोरेंस ऑन डॉग्स, लेकिन कोरेंस ने भी डॉग पर काम नहीं किया था, उन्होंने भी एक फ्लावरिंग प्लांट पे काम किया था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। मुलर ऑन ग्वेनापी, मुलर ने केवल एक्सरेज के थ्रू म्यूटेशंस कराकर ड्रोसोफिला में स्टडी की था, लेकिन ये ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा गलत हो गया। तो हमारे पास बचता है डी ऑप्शन, मॉर्गन ऑन द ड्रोसोफिला। अब क्वेश्चन ये आता है मॉर्गन ने कैसे ड्रोसोफिला पर मेंडल्स के रूल्स को देखा था। देखिएगा, जिस तरह से मेंडल्स के जो रूल्स हैं वो जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है उसको बताते हैं, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन एज वेल, कि किस तरीके से अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। उसी तरह से यहाँ पर मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला में सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स को बताया था कि किस तरह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाइड होता है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाइड होता है जो कि ड्रोसोफिला में भी उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है ऑप्शन डी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 86. In question number 86 you will find the Mendel's first law is called। देखिएगा यहाँ पे पहला लॉ पूछा गया है और पहला जो लॉ मेंडल ने दिया था वो दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि चारों ही ऑप्शन में लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं गिवन है। तो यहाँ पर जो गिवन है दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये हमें पता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो जो है वो लास्ट का लॉ था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएशन या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने नहीं दिए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, लेकिन ये फर्स्ट लॉ नहीं होगा क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में तो सारे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है विच इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस भी क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, राइट। और यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही एक पोस्टुलेट्स है। तो यहाँ पर जब अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑप्शन नहीं आता है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the question number 87. Question number 87 में the law of segregation of gametes was proposed by। segregation का जो law of gametes का जो segregation है ये रूल किसने प्रपोज किया था। जैसा कि अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जो law of segregation या law of dominance या law of independent assortment है it was given by Mendel। ये तीनों ही रूल्स जो लॉ जो हैं वो कहा गया है लॉ ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 88। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि जिस टाइम पर क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से, यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जब ये गैमेट अलग अलग हो जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो गैमेट्स हैं वो प्योर हैं, वो मिक्स नहीं है। आप यहाँ पर देखें, जब ये एक इंडिविजुअल में दोनों एलील्स साथ साथ हैं तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक हाइब्रिड है, तो ये प्योर नहीं है। जब वो हाइब्रिड है तो प्योर नहीं है, तो प्योर क्या है, प्योर है गैमेट्स। तो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा गया है। This is the second law of the Mendelian inheritance. Now we move to the question number 89. In question number 89, the gametes are never hybrid। यहाँ बिल्कुल वही बात है जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी कि गैमेट्स जो होते हैं वो कभी हाइब्रिड होते ही नहीं है। This is the statement of law of segregation, right? Law of segregation। और ये क्वेश्चन एम्स 2000 में पूछा भी गया है। Now we move to the question number 90. In question number 90, you will see the Mendel's law of segregation. Law of segregation is applicable to किस पर अप्लाई होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस,
नहीं, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जी हाँ बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर भी अप्लाई होता है। अब एक से ज्यादा ऑप्शन है तो डाइहाइब्रिड बट नॉट मोनोहाइब्रिड, नहीं ये ऑप्शन गलत है। बोथ डाइहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड, क्योंकि हमने ऊपर के जो ए और बी ऑप्शन है उस पर दोनों पे टिक किया है और वो कॉमन ऑप्शन हमारा यहाँ बन जाता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो दोनों रूट पे अप्लाई होता है। Now we move to the question number 91. Question number 91 में Mendel's law of segregation was based on separation of alleles. हाँ जी बिल्कुल separation of alleles हो जाता है law of segregation के टाइम पर in garden P during, कब होता है, जिस टाइम पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये T है और T है, यहाँ से हमें गैमेट बने तो दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं, दोनों एलिस जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। Now we move to the question number 92. In question number 92, Mendel's law is still true because it takes place. आज तक भी मेंडल्स के जो रूल्स हैं वो सच्चे माने जाते हैं, ट्रू हैं, राइट। तो क्या क्यों है वो ट्रू? बिकॉज दे आर एप्लीकेबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, प्लांट है या एनिमल है, किसी पर भी जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होंगे या एनिमल्स होंगे उन पर वो एप्लीकेबल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। नाउ वी मूव टू द एसेक्सुअल, जी नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर मेंडल्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एपोमिक्टिक रिप्रोडक्शन, ये अभी हम बताएंगे कि एपोमिक्टिक क्या होता है। रिप्रोडक्शन, इस पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है ऑप्शन ए। जो एपोमिक्टिक रिप्रोडक्टिव प्लांट होते हैं वो बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड इज नोन एज एपोमिक्सिस, राइट। कि अगर जैसे इसका एनिमल में अगर हम देखें तो एनिमल में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ड्रोन। ड्रोन क्या है? दैट इज द मेल हनी बी, ओके। तो यहां पर वो जो ये जो मेल हनी बी ओरिजिनेट होते हैं, जो बनते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू होते हैं, जो कि n नंबर ऑफ गैमेट से यानी कि हैप्लॉइड गैमेट से ही वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो बहुत सारे ऐसे सीड्स भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं, उस तरह के प्लांट्स को या उस तरह के हम रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एपोमिक्टिक रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। इन क्वेश्चन नंबर 93, इफ अ प्लांट विच इज हेटेरोजाइगस, देखिएगा क्या है हेटेरोजाइगस है, फॉर टॉलनेस, जैसे ही हमने ये कहा कि वो टॉलनेस है तो हम हेटेरोजाइगस है तो हम देख लेते हैं क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या क्या उन्होंने सेल्फ करा दिया गया है, देखिएगा द F2 जनरेशन हैज बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, टॉल भी आ गया और ड्वार्फ भी आ गया, ओके, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। दिस प्रूव्स दैट प्रिंसिपल ऑफ, ये कौन सा रूल में आता है, देखिएगा जब मेंडल ने यहां पर किया था, मेंडल्स के अपने जो रूल थे, उन्होंने जब टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया था तो उन्हें F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट्स मिले थे। वो F1 जनरेशन बेसिकली ये थी, द F1 जनरेशन इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। यहां पर ये दिस इज द F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन को उन्होंने जब सेल्फ कराया था तो पहला जो लॉ दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यहां तक दिया था जब केवल पेरेंट्स को F1 जनरेशन में सिर्फ जो थे वो एक तरह के प्लांट्स ही मिलते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये तो पॉइंट खत्म हो गया। उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंटिन्यू करते हुए F1 जनरेशन के जो प्लांट मिले थे उनको सेल्फ कराया था, और सेल्फिंग कराने के बाद यहाँ पर ड्वार्फ मिला था। तो ड्वार्फ में उन्होंने बताया था कि F1 जनरेशन का जो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसमें कोई फैक्टर ऐसा है जो अनमिक्स्ड होता है, जो कि कभी भी स्टेबल रहता है और कभी भी वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, और जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन का टाइम होता है वो सेपरेट हो जाते हैं। और इस रूल को जो कहा गया था वो कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Now we move to the question number 94. In question number 94, in order to explain the mode of inheritance of character through successive generation, Mendel proposed that the two alternative factors दे दिए हैं। alternative factors हो गए, एक हमारा कैपिटल टी और दूसरा हमारा स्मॉल टी। For each characters become separated, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। During the formation of gamete formation के टाइम पे, यानी कि यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। Formation of the during the formation of gamete and each factors has an equal chance of being, हाँ जी बिल्कुल equal chance of being transferred to the offspring, बिल्कुल सही बात है। ये गैमेट भी जा सकता है और ये गैमेट भी जा सकता है,
जब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, F2 जनरेशन, सपोज ये हमारा दूसरा पेरेंट से गैमेट आते हैं, तो ये इक्वल चांस है कि ये T और T भी मैच हो जाए या ये T और ये T भी मैच हो जाए, तो दोनों के पास इक्वल चांस है, दैट इज द 50-50% चांस, राइट? ओके, नाउ वी मूव टू ट्रांसफर टू द ऑफिस। फिनोमेनन इज नोन एज, ये फिनोमेनन कौन सा कहलाता है? देखिएगा, इन्होंने पूछा है कि ये क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि जिस टाइम पर वो अलग अलग हो जाते हैं तो ये फिनोमेनन कौन सा कहलाता है। तो और यहां पर जब गैमेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो हियर इज द करेक्ट आंसर इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 95। इन क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को लेकर जब हम क्रॉस कराया जाता है, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, राइट? तो इस तरह का जो क्रॉस कराया जाता है, इस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स होता है सिंगल, तो मोनो मीन्स सिंगल। अगर हमारा ये दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराया जाता तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता, और अगर तीन कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराया जाता तो ट्राई हाइब्रिड होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 96। इन क्वेश्चन नंबर 96, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से रूल के बेसिस पर बोला था? दैट वाज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो उन्होंने किया था, उस केस में उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, राइट? नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97। In question number 97, there is a law of dominance or recessiveness is proved by. Law of dominance basically क्योंकि law of segregation का ही postulate था, तो दोनों ही जो law दिए गए थे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट थे। तो यहां पर भी जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा, दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। Now we move to the question number 98. In question number 98, mono hybrid cross involves individual. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे होंगे? ऑप्शन ए विद पेरेंट, नहीं, डिफरेंट इन वन ट्रेट, यस, डिफरेंट इन वन ट्रेट, यानी कि अभी हमने पूछा है, ऊपर क्वेश्चन सोल्व किया है कि वो पेरेंट्स जो एक कैरेक्टर्स को लेके एक दूसरे से अलग होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो डिफरेंट इन वन ट्रेट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Now we move to the question number 99. Question number 99, which of the following is the monohybrid ratio? मोनोहाइब्रिड रेशियो में जब मेंडल ने क्रॉस कराया था तो हमें पता है कि F2 जनरेशन में हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? 3:1 का रेशियो हमें मिलता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होता है, दैट इज द ऑप्शन ए, right? Now we move to the question number 100. In question number 100, you will see there is a tall pea plant. Tall pea plant हमें मिला, is crossed with the dwarf plant. What will be the F2 generation? F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? चलिए इस टेस्ट को एक बार करके देख लेते हैं। ये हमारा T कैपिटल T है और ये स्मॉल t है, राइट? यहां पर हम देखेंगे इन कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो यहां पर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये गैमेट फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी, और यहां पर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा ये होगा स्मॉल टी, राइट? तो अब जब दोनों गैमेट का यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो न्यू इंडिविजुअल होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग होगा, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। अब अगर इन कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम यहां पर कर लेते हैं, इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी को अगर सेल्फ करा दिया जाए, राइट, तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है? लेट्स सी। तो यहां पर क्या मिलेगा? यहां से जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से जो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से यहां पर ये क्या बन गया? कैपिटल टी, और यहां से इसको करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों स्मॉल टी। तो आप यहां पे देखेंगे तीनों ये जो होंगे, यहां पर कैपिटल टी जरूर है, और अगर कैपिटल टी है तो ये प्लांट कैसा होगा? ये प्लांट होगा टॉल होगा, और ये प्लांट कैसा होगा? क्योंकि यहाँ कैपिटल टी नहीं है तो ये कैसा होगा? ये ड्वार्फ होगा, राइट? और इसीलिए जो रेशियो हमें मिला यहाँ पे 3 तो मिले टॉल और 1 मिला हमें ड्वार्फ। नाउ कम टू द ऑप्शंस। व्हेन ए टॉल पी प्लांट, तो F2 जनरेशन का रेशियो पूछा है, तो F2 जनरेशन में क्या दिया है? बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन रेशियो 3:1। देखिए ऑल टॉल तो नहीं मिले हमें, ये तो हमारा नहीं मिलेगा, ये हमारा हमें नहीं मिलेगा, ये तो नहीं है, राइट? ऑल ड्वार्फ ये भी हमें नहीं मिला, बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट मिले, लेकिन रेशियो क्या है? 3:1। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट?
नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया हुआ है अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा गया, प्रोड्यूस्ड टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। देखिएगा क्या होता है, प्रोड्यूस्ड टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन दी रेशो 3:1। 3:1 में यहां पर 3:1 में हमें जो ऑफ स्प्रिंग वो मिलते हैं, राइट। ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन रेशो 3:1 में द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड। हाइब्रिड का जो जीनोटाइप है यानी कि पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो बताना है कि वो कितना है, राइट। वो कितना है यहां पर देखते हैं। तो अभी हमने जो ऊपर वाला क्रॉस किया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो रेशो मिला था वो 3:1 मिला था, और 3:1 हमें यानी कि हमें जो एक ड्वार्फ है वो तभी मिल सकता है जब हमारे दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। लेट्स सी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो हमारा एक पेरेंट है वो क्या है, वो होमोजाइगस है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी ये वाला जो पेरेंट है वो होमोजाइगस हो गया, बिल्कुल नहीं। यहां पर आप देखेंगे यहां पर स्मॉल टी जो है वो होमोजाइगस है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और यहां पर आप ऑप्शन बी में देखेंगे कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, सो रेशो वुड बी 3:1। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 102। इन क्वेश्चन नंबर 102, इन अ क्रॉस 45 टॉल प्लांट, 45 टॉल एंड 14 ड्वार्फ प्लांट। कितने ड्वार्फ हैं, 14 ड्वार्फ प्लांट वर ऑब्टेन्ड जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स का जीनोटाइप देखना है। अभी इनका हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम 45 को 14 से डिवाइड करें तो रेशियो ऑलमोस्ट आता है 3:1। सो 3:1 को बेसिकली अब इनका पेरेंट्स का जीनोटाइप पूछा है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर एक दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का जो जीनोटाइप होगा वो दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। यहाँ पर फिर से देखें आप, ऑप्शन बी में एक होमोजाइगस पेरेंट है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी होमोजाइगस है, ये नहीं होगा। और यहाँ पर भी होमोजाइगस है, ये नहीं होगा। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऑप्शन ए, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पेरेंट जो हेटेरोजाइगस है और ये पेरेंट भी हेटेरोजाइगस है, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल टी है उसे बाद में लिखा हुआ है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 103। In question number 103, in a monohybrid cross, the genotypic ratio of F2 generation. F2 generation का genotypic ratio in a monohybrid cross, the genotype ratio of F2 generation is, राइट। F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो आता है वो क्या आता है, 3:1 आता है। पिछली वीडियो में जहां पर मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। एंड यू कैन सी हियर कि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, राइट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 104। इन क्वेश्चन नंबर 104, इन ऑल ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट्स द 2 एलील्स causing a trait were, right, in all of the Mendel's experiment the 2 alleles causing a trait were, क्या कोरिसेसिव थे, नहीं, बिल्कुल नहीं थे। वो बेसिकली क्या थे, जो 2 एलील्स थे उनमें से एक एलील्स बेसिकली डोमिनेंट है और दूसरा एलील क्या है, रिसेसिव है। तो यहाँ पे डोमिनेंस और रिसेसिव आ जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन को डोमिनेंट, बिल्कुल नहीं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, यस, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 105। इन क्वेश्चन नंबर 105, इफ 2 एलील्स कम टुगेदर, 2 एलील्स साथ साथ आते हैं। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि वो होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं। ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस। देखिएगा यहां पर क्लियर हो जाता है कि जब एक एलील जो है, 2 एलील ये साथ साथ आते हैं लेकिन केवल वहां पर एक एलील ही एक्सप्रेस करता है, यानी कि वो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है ओवर दी स्मॉल टी, राइट। तो इट इटसेल्फ दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि यहां पर कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, राइट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 106। इन क्वेश्चन नंबर 106, द कैरेक्टर्स विच अपीयर एट F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर्स हैं जो अपीयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। जो F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में कोई भी जगह पर जहां भी कैपिटल टी या कैपिटल टी आ जाता है या कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है, तो यहां पर जो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं डोमिनेंट। बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है क्योंकि केवल F1 जनरेशन में वो डिपेंड करता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं। अगर हम सपोज करें 2 स्मॉल टी या इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करा दें तो F1 जनरेशन में कभी भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। लेकिन जहां पर जो ये सेंस जारी है, द कैरेक्टर विच अपीयर्स इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मेंडल का किसी हम लॉ की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डोमिनेंट का बनेगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर
107 इन क्वेश्चन नंबर 107 अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट। जीन डोमिनेंट कब कहा जाता है? जीन देखिएगा इस वाले एग्जांपल में जीन यहां पर भी डोमिनेंट है जब वो कैपिटल टी के साथ है, और जीन यहां पर भी डोमिनेंट है जब वो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ है। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो इट ऑप्शन देखते हैं, इट नेवर एक्सप्रेस इन एनी कंडीशन। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, वो एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस ओनली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओनली वर्ड यहां पर गलत है, राइट। सो इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, फिर यहां पर ओनली वर्ड आ गया, राइट। तो इट एक्सप्रेसेस बोथ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वो एक्यूरेट है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 108। इन क्वेश्चन नंबर 108 प्योर टॉल प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ प्लांट। देखिए प्योर टॉल प्लांट का है, यानी कि जब प्योर टॉल प्लांट की बात करी है तो दैट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी को, और प्योर ड्वार्फ प्लांट की बात करी है दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इनको क्या करा, उन्होंने क्रॉस कराया। इन दी F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल। F1 जनरेशन में जो है सारे प्लांट्स कैसे हैं, वो टॉल हैं। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो है यहां पर हमें टॉल मिलते हैं, राइट। नाउ वी सी दीज टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर सेल्फ। अब इनको क्या किया, सेल्फिंग कराई गई है। द रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स obtained in 3:1। दिस इज कॉल्ड, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि इस तरह का जो ऑप्शन है बेसिकली दैट इंडिकेट्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ठीक से तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, राइट। यहां पर all pure tall plants were crossed and pure dwarf plants in the F1 generation and all plants were tall. What is that? That is the law of dominance, right? Law of dominance. Heredity यहां पे नहीं आएगा, इनहेरिटेंस यहां पर नहीं आएगा, और कोडोमिनेंस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। सो दीज टॉल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। तो अगर यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है सेग्रीगेशन और ये क्वेश्चन एज इट इज पूरा मिलता है तो सेग्रीगेशन इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर एज कंपेयर टू द डोमिनेंस। लेकिन यहां पर सेग्रीगेशन का ऑप्शन नहीं है तो ये क्वेश्चन बेसिकली यहीं तक खत्म हो जाता है, राइट। तो यहां तक का जो इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़कर ही हमें पता चल जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। Now we move to the question number 109. In question number 109, two crosses between the same pair of genotype. Same pair of genotype का मतलब हो गया कि या तो वो ये है या फिर वो ये है या फिर वो ये है, राइट। इनके बीच में क्रॉस कराया गया। टू क्रॉसेस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप भी उनका सेम है, इन विच द सोर्स ऑफ गैमेट्स आर रिवर्स। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास कोई भी दो पेरेंट्स है, चलिए ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये प्लांट है, राइट, ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी, या ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। अब यहां पर इस क्रॉस में हमने पहले इस प्लांट से हमने केवल ओव्यूल ले लिया, या हम ये कह लेते हैं कि यहाँ पर फीमेल जो हमारा प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, राइट। और यहाँ से हमने पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर हमने ट्रांसफर कराए। तो यहाँ पर क्या है, इधर से पोलन ग्रेन्स हो गया और इधर से ओव्यूल हो गया, और जो हमें जो जीनोटाइप या फिनोटाइप मिलते हैं वो हमें 3:1 में हमें इसके फिनोटाइप मिलते हैं आफ्टर द F2 जनरेशन। अगर हम दूसरे क्रॉस में इधर से पोलन ग्रेन्स ले लें इस वाले प्लांट से और इस वाले प्लांट से ओव्यूल ले लें तो क्या रेशियो बदलेंगे? नहीं, रेशियो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, और रेशियो जो होंगे वो 3:1 ही आएगा। तो इस तरह के क्रॉस में जब हम पोलन ग्रेन्स को या ओवम को, यानी कि जो गैमेट्स हैं उनको एक्सचेंज कर देते हैं, तो इस तरह के जो क्रॉस होता है वो क्रॉस कहलाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 110। इन क्वेश्चन नंबर 110 प्योर रेड फ्लावर। देखिए जब प्योर उन्होंने बात कर दी तो क्या हो गया, वो होमोजाइगस हो गया, और मैं रेड को यहां पर आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्योर रेड फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स प्लांट वर क्रॉस। व्हाइट हमने कहा था तो यहां पर हम व्हाइट को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। कैपिटल आर क्रॉस्ड विद स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। इफ प्रोड्यूस्ड 120 ऑफ स्प्रिंग। अगर यहां से हमें इस क्रॉस को कराने के बाद जो
मिलता है वो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। कैपिटल आर स्मॉल आर जो मिला वो हमें कैसे मिलते हैं, हमें रेड इसका फिनोटाइप होगा। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, इट प्रोड्यूस्ड 120 ऑफ स्प्रिंग, 120 ऑफ स्प्रिंग वहां पे मिलता रहे विद ऑल रेड फ्लावर्स। बिल्कुल सही बात है कि जो भी यहां पर हमें प्लांट्स मिलेंगे वो सारे कैसे होंगे, वो रेड फ्लावर्स के होंगे, वो सारे रेड कलर के होंगे। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 111. In question number 111, a homozygous plant with red flower. homozygous है तो यानी कि क्या है, वो प्योर है। प्लांट विद रेड फ्लावर, क्या है, रेड फ्लावर है, तो इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं कैपिटल आर से। इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव व्हाइट फ्लावर, रिसेसिव है, व्हाइट फ्लावर है, तो स्मॉल आर। रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, और रेड जो है वो व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट भी है। द प्रोजेनी इन F1 जनरेशन, जब हम इसका F1 जनरेशन देखेंगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा इसका जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, द फिनोटाइप वुड बी रेड, राइट। तो यहां पे सारे ही रेड होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा दैट इज ए, राइट। ऑल प्लांट्स विल बी रेड। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 112. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट, देखिएगा क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कितने तरह के गैमेट बन सकते हैं ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। तो F2 जनरेशन के टाइम पर, यानी कि जब कैपिटल T स्मॉल t है, और क्योंकि यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछा है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दो ही चीज हो सकती है, कैपिटल T और स्मॉल t, और क्योंकि यहाँ पे टाइप पूछा है तो दो ही तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, या तो वो कैपिटल T होगा या वो स्मॉल t होगा, राइट। लेकिन ऑप्शन में कोई भी दो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहां पर बेसिकली ये टाइप वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन करेक्टली देखा जाए, हाउ मेनी गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, तब ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो बनेगा दो गैमेट जो हैं वो एक जनरेशन से बनेंगे और दो गैमेट दूसरे प्लांट से बनेंगे, दो गैमेट एक प्लांट से बनेंगे और दो गैमेट दूसरे प्लांट से बनेंगे। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे टाइप, ये यहाँ पे या तो गलत दिया हुआ है या ऑप्शन में दो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, राइट। तो ना अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 में गिवन है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मींस दैट द जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव। मेंडल्स के प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में मींस दैट द जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव, क्या रिसीव करती हैं, लेट्स सी, वन पेयर ऑफ एलील। जर्म सेल्स का मतलब हो गया गैमीट्स, और गैमीट्स तो एक एलील रिसीव करता है, सिंगल एलील रिसीव करेगा, तो वन पेयर ऑफ एलील ये तो गलत हो गया। वन क्वार्टर ऑफ जीन, वन क्वार्टर कैसे कर लेगा, अगर ये हाफ हो जाएगा तो ये आंसर ठीक हो जाता, लेकिन इन्होंने क्वार्टर दे दिया तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। वन ऑफ द पेयर्ड एलील, हाँ वन ऑफ द पेयर्ड, एक पेयर एलील में से एक एलील जो है गैमेट्स में आ जाता है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। एनी पेयर ऑफ एलील, नहीं, पेयर तो आएगा ही नहीं, राइट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 114. In question number 114, a red flower pea plant, देखिएगा रेड फ्लावर दिया लेकिन ये नहीं कहा कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। रेड फ्लावर pea plant were crossed with white flowered plant. In F1 generation, all plants are red. All plants were red. तो all plants red कब आएंगे? देखिएगा वो तभी आ सकते हैं जब दोनों ही होमोजाइगस हो, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया जाए। तो ये पता चल गया यहां से, इट कंफर्म्स दैट व्हाइट कलर इज। अब यहां से जो आता है F1 जनरेशन में केवल हमें मिलता है रेड, राइट, जैसा कि इसमें गिवन है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो व्हाइट कलर है वो क्या है, वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, राइट। Now we move to the next question, that is question number 115. In question number 115, one of the Mendel's pure strain of pea plant. देखिएगा क्या कहा उसने कहा है pea plant का प्योर स्ट्रेन है, राइट। प्योर स्ट्रेन है तो मतलब होमोजाइगस है। हेड व्हाइट फ्लावर, कैसा है, व्हाइट फ्लावर है, यानी कि मैं इसको स्मॉल w और स्मॉल w से रिप्रेजेंट करूं। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग
वुड सच अ प्लांट प्रोड्यूस, कितने तरह के यहाँ पे गैमेट्स बन सकते हैं, एक तरह का गैमेट बनेगा एंड दैट वुड कंटेन ओनली स्मॉल w, राइट। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस आर देयर। So option A, which is showing the 1, this would be the correct answer. Now we move to the next question, which is showing a woman with straight hair. Woman क्या है, एक straight hair के साथ है। Mates with a man with curly hairs. यहां पर क्या है जी, curly hairs आ गया, ये आ गया जी curly hairs. Who is known to be heterozygous? Obviously ये heterozygous हो गया, दोनों एलील्स अलग अलग हो गए। For the trait, what is the chance of their first child will have curly hairs? कर्ली हेयर्स के उसके जो फर्स्ट बेबी है उसमें आने के कितने % चांस है। अब आप यहां से देखेंगे कि कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, यहां से 2 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, दैट इज द 1s, और दूसरा इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज स्मॉल s, राइट। इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज द कर्ली हेयर्स। तो यहां से इसके जो जाने के चांस हैं अगली जनरेशन में वो कितने हैं, 50% चांस है, राइट, 50% चांस है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है, और जब 50% चांस है तो देयर इज नो चांस, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 1 in 2, 2 में से एक जो है वो चांस बन सकते हैं, क्योंकि 1 in 2 इज शोइंग द 50%, राइट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 117. In question number 117, percentage of heterozygous individuals obtained from selfing, किसकी पूछी है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की पूछी है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्फिंग कराई है जी कैपिटल आर स्मॉल आर की, चलिए यहां करा लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर की, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब इसकी हम सेल्फिंग कराते हैं तो आपको पता है कि F2 जनरेशन में क्या मिलेंगे, 2 तरह के हमें मिलेंगे, कौन से, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो हैं ये आप देखेंगे यहां पर उसने यही पूछा है, क्या पूछा है कि भाई हेट्रोजाइगस में कितने मिलते हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्फिंग ऑफ द कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां पर कितने मिले हमें, 2 मिलते हैं, यानी कि क्या हो गए, ये 50% हो गए, राइट। 50% इंडिविजुअल्स विल बी हेट्रोजाइगस इन F2 जनरेशन। Now we move to the question number 118. In question number 118, it is given that if the frequency of a recessive phenotype, क्या कहा इसने, इन्होंने कहा recessive phenotype is in a stable पॉपुलेशन। सबसे पहले देखते हैं स्टेबल पॉपुलेशन किसको बोलते हैं। स्टेबल पॉपुलेशन वो बोलते हैं जिसमें एलील्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब उसमें ऐसा ना हो कि केवल होमोजाइगस ही हो या होमोजाइगस डोमिनेंट ही हो या होमोजाइगस रिसेसिव हो, यानी कि वो पॉपुलेशन जिसमें कैपिटल टी भी हो, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो और जिसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी भी हो, ये पॉपुलेशन का है। अब उन्होंने कहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिसेसिव फिनोटाइप इन अ स्टेबल पॉपुलेशन इज 25%, तो यहां पे देखें रिसेसिव की पॉपुलेशन कितनी कह दी इन्होंने, 25% कह दी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, इस रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है। आप अगर यहां पर देखें तो इस वाली उसमें तो यहां पर जो कैपिटल टी है वो कितने हैं, 3 है, और स्मॉल टी कितने हैं, 3 है। तो यहां पर अगर एलील की फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो वो कितनी आ रही है, वो 50% आ रही है, हाफ में आ रही है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर हम देखेंगे कि जो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है देख तो वो कितनी आई, 50% आई। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। द ब्लैक कोट ऑफ ग्यूनिया पिग इज डोमिनेंट ट्रेट। यहां पर ब्लैक जो है वो क्या है, ग्यूनी पिग का वो डोमिनेंट है, किसके ऊपर, व्हाइट इज द रिसेसिव। इसको हमने क्या कर दिया, कैपिटल स्मॉल बी से रिप्रेजेंट। व्हेन अ प्योर ब्लैक ग्यूनी पिग इज क्रॉस टू अ व्हाइट वन, प्योर राइट, प्योर को हमने कैपिटल बी से कहा और स्मॉल बी से हमारा प्योर व्हाइट हो गया। द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ब्लैक F2, देखिए क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, किसका फ्रैक्शन पूछा है, ब्लैक का फ्रैक्शन पूछा है F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन में तो हमें पता है क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी सारे ब्लैक आएंगे, ये तो यानी कि 100% क्या हो गए, ब्लैक हो गए। लेकिन जिस टाइम F2 जनरेशन करेंगे रेशियो क्या आएगा,
1:2:1। ये जो दो होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे ब्लैक होंगे, राइट। अब देखते हैं क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द ब्लैक F2 इज एक्सपेक्टेड टू दी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस पूछा है ब्लैक में, तो ब्लैक में जो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2/3। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 120, विच स्टेटमेंट अबाउट मेंडल्स क्रॉस ऑफ RR होमोजाइगस हो गया, प्योर हो गया, P विद स्मॉल r, इट इज हिडन ओवर देयर, स्टेटमेंट अबाउट मेंडल्स क्रॉस ऑफ कैपिटल R और स्मॉल r के साथ क्रॉस करेगा, P इज नॉट ट्रू। इस वर्ड को हम हमेशा अंडरलाइन करेंगे, जहां भी नॉट और इनकरेक्ट, करेक्ट इस तरह के वर्ड गिवन होते हैं, फॉल्स, ट्रू, उसको हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया गया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। 3 जीनोटाइप्स आर ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन, हाँ बिल्कुल 3 जीनोटाइप मिलेंगे देखने को, कौन कौन से, कैपिटल R भी आएगा, कैपिटल R भी आएगा और स्मॉल r भी आएगा, तो 3 तरह के जीनोटाइप भी मिलेंगे, ये भी सही है। 3 phenotypes आर ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन, इस बार इन्होंने फिनोटाइप का, कितने तरह के फिनोटाइप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 2 ही तरह के फिनोटाइप देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ये वाले ऊपर वाले जो 2 हैं ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों देंगे रेड कलर, और जो नीचे वाला है ये क्या देगा, ये देगा व्हाइट कलर। तो 2 तरह के फिनोटाइप आएंगे, जबकि और इसमें नॉट ट्रू पूछा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ईच पेरेंट कैन प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, बिल्कुल एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस होंगे। पेरेंट में बात करें तो ये जो है ये कैपिटल R प्रोड्यूस करेगा और ये वाला जो है ये स्मॉल r प्रोड्यूस करेगा, तो एक ही तरह गैमेट प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड, हेट्रोजाइगस दिया है जो कि कैपिटल R स्मॉल r है, इज क्रॉस टू रिसेसिव रिंकल्ड, इसके साथ इन्होंने रिंकल्ड के साथ इन्होंने क्रॉस करा दिया। द प्रोजेनी वुड बी, क्या होगी प्रोजेनी, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है, इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा आता है 1:1, राइट। लेट्स सी 1:1 कहां पे गिवन है, 20, 99, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। 99, 31, 301 ये भी नहीं होगा, 301, 100 ये भी नहीं होगा, 303 राउंडेड है और 301 रिंकल्ड है, ये रेशियो जो है 1:1 को शो कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। अ प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट वर क्रॉस, दोनों ही प्योर हैं, होमोजाइगस हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल T, स्मॉल t, वर क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वर सेल्फ क्रॉस, यहां से जो भी आया वो आया कैपिटल T, स्मॉल t, और इनको क्या कर दिया, फिर सेल्फ क्रॉस करा दिया। देन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल टू ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ के बीच का रेशियो निकालना है, लेकिन ये ना भूलें क्या पूछा है, ट्रू ब्रीडिंग, ध्यान रहे ट्रू ब्रीडिंग का पूछा है, और यहां पर भी क्या पूछा है, ट्रू ब्रीडिंग का पूछा है। तो यहां पर जब हम इस क्रॉस को कराते हैं, इस क्रॉस को कराने में हमें क्या मिलता है, कैपिटल T, स्मॉल t और स्मॉल t। तो यहां पर अगर आप देखें तो ट्रू ब्रीडर्स कितने हैं, ये है और ये वाला है, राइट। तो ये तो ट्रू ब्रीडर्स नहीं है, ये तो हाइब्रिड है, तो यहां पर जो ट्रू ब्रीडर्स हैं उनका रेशियो क्या आया, 1:1 आया। तो यहां पे देखते हैं ऑप्शन क्या गिवन है, यस ऑप्शन ए जो गिवन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 123। इन क्वेश्चन नंबर 123, इन ह्यूमन बीइंग्स ब्राउन आई क्या है, वो डोमिनेंट है, ब्राउन आई इज डोमिनेंट ओवर द ब्लू आई, राइट, जिसको इन्होंने कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया डोमिनेंट को और स्मॉल b से रिसेसिव को। अब ब्राउन आइड देखिएगा कैसा, ब्राउन आइड कपल हैज ब्लू आइड चाइल्ड, यानी कि अगर ये ब्राउन है और ये भी ब्राउन है,
तो अब इन्हें जो बेबी है उसका कैसा है, वो स्मॉल बी है, यानी कि वो, और ये स्मॉल बी क्योंकि रिसेसिव है, ये तभी पॉसिबल है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो यानी कि ये स्मॉल बी तभी हो सकता है जब स्मॉल बी एक इसके पास हो और एक इसके पास हो, तभी ये पॉसिबिलिटी है आने की। अगर ये ब्राउन आइड है तो वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। लेकिन अगर ये होमोजाइगस है, इनफैक्ट अगर एक भी होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है, तो ये जीनोटाइप नहीं आ सकता और ये फिनोटाइप कभी भी नहीं आएगा। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग, व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द कपल। पेरेंट्स के जीनोटाइप पूछे, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो नहीं हो सकता, ये वाला भी ये हो गया। देखो यहाँ पे रिवर्स करके लिखा हुआ है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी, राइट। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों कैपिटल बी है और यहाँ पर दोनों कैपिटल बी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 124। In 124 question, which of the following crosses and resultant phenotype ratio are mismatched। देखते हैं मिसमैच कौन सा हो रखा है। लेट्स सी, जब हम दो हेट्रोजाइगस को क्रॉस कराते हैं तो यस, रेशियो हमारा F2 जनरेशन में यही आता है। जब हम देखेगा, ये वाला देखेगा, अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि जब हम एक हेट्रोजाइगस को उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो आता है वो आना चाहिए 1:1। लेकिन यहां पर जो गिवन है वो गिवन है 2:1। और यहां पर देखेंगे आप क्या पूछा है, मिसमैच्ड ही पूछा है, मिसमैच्ड को, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखेगा फिर से टेस्ट क्रॉस कराया गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस कराया गया है और रेशियो गिवन है 1:1:1:1। और यहां पर जो है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया गया है जिसका रेशियो हमेशा आता है 9:3:3:1। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो यहां पर जो ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके।